दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बढ़िया कहानी है। और दोस्तों, उसके अलावा आज की जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने में मुश्किल होती है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वीवर्स विश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वीवर का मतलब होता है बुनकर। ऐसा व्यक्ति जो कपड़ा बुनता है उसे वीवर कहा जाता है, और जिसे जुलाहा भी कहते हैं। और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ किया जाता है। और विश का मतलब होता है इच्छा। द वीवर्स विश का मतलब हुआ कि बुनकर, या कह सकते हैं जुलाहा, जुलाहे की इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम आ हार्डवर्किंग वीवर लिव्ड इन आ विलेज विद हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम मतलब एक समय की बात है। आ हार्ड वर्किंग वीवर, दोस्तों हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती। एक मेहनती जुलाहा लिव्ड रहता था इन आ विलेज एक गांव में विद हिज वाइफ। हिज मतलब अपनी, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है, एक मेहनती जुलाहा अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। दो ही वॉज वेरी स्किलफुल इन वीविंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन द क्लॉथ्स ही वॉज वेरी पुअर। क्या मतलब हुआ? दो, दोस्तों THOUGS, दो का मतलब होता है हालांकि। दो ही वॉज वेरी स्किलफुल। और दोस्तों स्किलफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कुशल। तो इसका क्या अर्थ हुआ? दो ही वॉज वेरी स्किलफुल मतलब हालांकि वो बहुत कुशल था। इन वीविंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस मतलब कि सुंदर डिज़ाइंस को बुनने में वो बहुत ज़्यादा कुशल था। ऑन द ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन वो क्या था? गरीब था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हालांकि वह मतलब कि सुंदर डिज़ाइन बुनने में, कपड़ों पर सुंदर डिज़ाइन बनाने में वो बहुत ज़्यादा निपुण था, बहुत ज़्यादा कुशल था। ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन क्या था? वह गरीब था। आगे देखिए। वन डे ही went to the forest to chop wood to be used as firewood for cooking। क्या अर्थ हुआ? वन डे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म went। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन। ही went to the forest वह जंगल गया। टू चॉप, चॉप मतलब काटना। टू चॉप वुड लकड़ियाँ काटने के लिए। टू बी यूज्ड मतलब जिनका इस्तेमाल किया जाना था। एज फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए। फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए मतलब खाना पकाने के लिए। आगे देखिए। ही डिड नॉट सर्च फॉर अ ड्राई ट्री टू कट इट डाउन ऑल्दो इट वॉज अ कस्टम इन ओल्डन
टाइम्स टू कट ओनली ड्राई एंड डेड ट्रीज। क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट सर्च फॉर अ ड्राई ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही डिड नॉट सर्च, और सर्च फॉर मतलब ढूंढना, ड्राई ट्री। क्या अर्थ हुआ कि उसने सूखे पेड़ को नहीं ढूंढा। टू कट इट डाउन, उसको काटने के लिए। ऑल्दो मतलब हालांकि, इट वॉज ए कस्टम, ये रिवाज था, इन ओल्डन टाइम्स मतलब कि पुराने समय में, टू कट ओनली ड्राई, सिर्फ मतलब कि काटने का, ओनली ड्राई मतलब सिर्फ सूखे, एंड डेड ट्रीज और मृत पेड़ों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने सूखे पेड़ को तलाश नहीं किया काटने के लिए, हालांकि पुराने समय में ऐसा कस्टम था, मतलब ऐसा रिवाज था कि टाइम्स टू कट ओनली ड्राई एंड डेड ट्रीज की उस समय सिर्फ सूखे और जो मृत पेड़ थे उनको काटते थे। आगे देखिए, ही सॉ अ बिग ग्रीन ट्री एट द एंट्रेंस ऑफ द जंगल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म सो। ही सॉ अ बिग ग्रीन ट्री, उसने एक बड़ा हरा पेड़ देखा। एट द एंट्रेंस ऑफ द जंगल, एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर जाने का स्थान, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ अ बिग ग्रीन ट्री एट द एंट्रेंस ऑफ द जंगल, उसने जंगल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा हरा पेड़ देखा। टू अवॉइड द पेन ऑफ सर्चिंग फॉर अ ड्राई ट्री, ही डिसाइडेड टू कट दैट ग्रीन ट्री। क्या अर्थ हुआ? टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, और पेन का मतलब दर्द। टू अवॉइड द पेन ऑफ सर्चिंग फॉर अ ड्राई ट्री। क्या अर्थ हुआ कि एक सूखे पेड़ को तलाशने के डर को दर्द को अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको टालने के लिए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, मतलब उसने निर्णय किया, टू कट दैट ग्रीन ट्री, उस हरे पेड़ को काटने का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक सूखे पेड़ को तलाश करने का जो दर्द था उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको टालने के लिए उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू कट दैट ग्रीन ट्री, उस हरे पेड़ को काटने का उसने फैसला किया। तो दोस्तों इस कहानी का यहाँ तक आपको मतलब समझ ही आ रहा होगा कि ये जो व्यक्ति था, ये जो पेड़ काटने गया था, एक्चुअली में पुराने समय में रिवाज था कि सूखे पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति था वो मतलब सूखे पेड़ की तलाश करने का जो झंझट था वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने हरे पेड़ को काटने का फैसला किया। एज ही वॉज अबाउट टू कट द ट्री with his axe, he heard a worried voice, please don't cut the tree। क्या अर्थ हुआ? as he was about to cut। दोस्तों about to का प्रयोग किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे was about to में, जहाँ वाला था, वाली थी, जैसे सेंटेंस होते हैं वाक्य की टेल पर, वहाँ was about to का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? as मतलब कि जब, he was about to cut the tree with his axe मतलब जब वह, with his axe मतलब कुल्हाड़ी, मतलब जब वह अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने वाला था। ही हर्ड, उसने सुना, अ वरीड वॉइस, वरीड का मतलब चिंतित, और हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। ही हर्ड ए वरीड वॉइस, उसने एक चिंतित आवाज़ को सुना। प्लीज़ डोंट कट द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मतलब कि जब वह अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने वाला था उसने एक चिंतित आवाज़ को सुना कि प्लीज़ डोंट कट द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटो। सरप्राइज्ड एंड कन्फ्यूज मतलब कि हैरान और बहुत ज़्यादा भ्रमित। द वीवर लुक्ड अराउंड, जो वीवर था मतलब जो ये जुलाहा था उसने आसपास देखा। टू सी द स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, मतलब उसने आसपास देखा उस बोलने वाले को देखने के लिए। फाइंडिंग नो वन अराउंड मतलब किसी को भी आसपास ना पाकर। ही थॉट, उसे लगा, थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड ऑफ थॉट, ही थॉट उसे लगा, ही थॉट इट टू बी हिज डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब भ्रम, उसे ये अपना भ्रम लगा। चलिए आगे देखिए। ही अगेन रेज्ड हिज एक्स टू कट द ट्री। दोस्तों रेज का मतलब होता है उठाना, आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म में रेज्ड। ही अगेन रेज्ड हिज एक्स टू कट द ट्री। क्या अर्थ हुआ कि उसने दोबारा अपनी कुल्हाड़ी को उठाया, टू कट द ट्री, पेड़ को काटने के लिए दोबारा अपनी कुल्हाड़ी को उठाया। बट हर्ड द सेम वॉइस, लेकिन उसने उसी आवाज़ को दोबारा सुना। हर्ड द सेम वॉइस, लेकिन उसने हर्ड द सेम, लेकिन दोबारा, बट हर्ड द सेम वॉइस, लेकिन उसी आवाज़ को सुना।
प्लीज़ स्पेयर दिस ट्री। दोस्तों स्पेयर का मतलब था छोड़ देना, बख्श देना। प्लीज़ स्पेयर दिस ट्री, कृपया इस पेड़ को छोड़ दो। आई बैग यू नॉट टू कट दिस ट्री। दोस्तों बैग का मतलब होता है अनुरोध करना, निवेदन करना। तो उसने आगे क्या कहा, आई बैग यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नॉट टू कट दिस ट्री मतलब मैं आपसे इस पेड़ को ना काटने का अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आगे देखिए, द वीवर वॉज नाउ श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज डिल्यूजन बट अ रियलिटी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत होना। मतलब जो ये जो जुलाहा था वो मतलब इस बात से वो श्योर था, इस बात से वो निश्चिंत था कि दैट इट वॉज नॉट हिज डिल्यूजन, कि ये उसका भ्रम नहीं है, बट अ रियलिटी, लेकिन ये क्या है, ये एक वास्तविकता है। हु आर यू एंड वाई कांट आई सी यू, आस्क्ड द bewildered वीवर। दोस्तों विविल्डर्ड आप इसे नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यग्र, व्याकुल, बेसुध, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, हु आर यू एंड वाई कांट आई सी यू, मतलब आप कौन हो, एंड वाई कांट आई सी यू, और मैं आपको क्यों नहीं देख सकता। आस्क्ड द बिविल्डर्ड वीवर, मतलब ये जो व्यग्र या कह सकते हैं व्याकुल जुलाहा था, उसने पूछा कि आप कौन हो और मैं आपको क्यों नहीं देख सकता। आई एम द ट्री फेरी। दोस्तों ट्री फेरी का मतलब होता है वृक्ष परी, फेरी मतलब परी, तो ट्री फेरी मतलब क्या हो गया, वृक्ष परी। आई एम द ट्री फेरी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसने क्या कहा, आई एम द ट्री फेरी मतलब मैं वृक्ष परी हूँ। आई हैव बीन लिविंग ऑन दिस ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया हो रही है और वो एक समय विशेष से हो रही है, मतलब कि लंबे समय से, या कोई भी उसमें एक टाइम फ्रेम होता है। तो इस तरह के वाक्यों में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई एम द ट्री फेरी मतलब मैं वृक्ष परी हूँ। आई हैव बीन लिविंग ऑन दिस ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब मैं इस पेड़ पर एक लंबे समय से रह रही हूँ। आई विल बिकम होमलेस इफ़ यू कट इट। दोस्तों होमलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेघर। आई विल बिकम होमलेस इफ़ यू कट इट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वाक्यों में गागेगी वाक्य की टेल पर होता है। इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और बिकम मतलब होता है बनना। तो क्या अर्थ हुआ, आई विल बिकम होमलेस इफ़ यू कट इट मतलब यदि आप इसको काटते हो तो मैं बेघर हो जाऊँगी। द फेरी सैड मतलब कि परी ने कहा। वेल इफ़ आई डू नॉट कट दिस ट्री। तो उसने क्या कहा, ठीक है बट इफ़ आई डू नॉट कट दिस ट्री यदि मैं इस पेड़ को नहीं काटता हूँ, आई विल हैव टू गो इनसाइड मुझे अंदर जाना होगा, द फॉरेस्ट जंगल के, टू गेट वुड लकड़ियाँ लाने, सेट द वीवर जुलाहे ने कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जुलाहे ने कहा कि ठीक है अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटता हूँ, आई विल हैव टू गो इनसाइड द फॉरेस्ट टू गेट वुड, मुझे लकड़ी लाने जंगल के अंदर जाना होगा। आई विल ग्रांट यू वन विश इफ़ यू स्पेयर द ट्री। दोस्तों ग्रांट का मतलब होता है देना। तो उसने क्या कहा, आई विल ग्रांट यू वन विश मतलब मैं आपको एक इच्छा दूंगा। इफ़ यू स्पेयर द ट्री यदि आप इस पेड़ को छोड़ देते हो तो मैं आपको एक इच्छा दूंगा, मतलब मैं आपकी एक इच्छा को पूरी करूंगा, मैं आपको एक इच्छा प्रदान करूंगा। यू कैन विश फॉर एनीथिंग यू लाइक, और आप जो भी चाहो उस चीज़ को आप मांग सकते हो। यू कैन विश फॉर एनीथिंग यू लाइक मतलब आप जो भी चाहो आप वो मांग सकते हो, उस चीज़ की आप विश कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो। सेट द ट्री फेरी मतलब कि वृक्ष परी ने क्या कहा कि आप मतलब जिस चीज़ की भी इच्छा करो आप वो मांग सकते हो। चलिए आगे देखिए। ओके ठीक है, देन फिर लेट मी गो मुझे जाने दो, टू माई विलेज मेरे गांव, टू कंसल्ट मतलब कि सलाह करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, माई वाइफ मेरी पत्नी से, फॉर वॉट आई शुड विश कि मुझे क्या मांगना चाहिए, फॉर
सेड द वीवर, जुलाहे ने कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जुलाहे ने कहा कि ठीक है, फिर आप मुझे मेरे गांव जाने दो ताकि मैं अपनी जो मेरी पत्नी है, वाइफ है, उससे मैं कंसल्ट करूं। कंसल्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से कोई मार्गदर्शन लेना, मशवरा करना, उसे कंसल्ट कहा जाता है। तो उसने कहा कि आप मुझे गांव जाने दो ताकि मैं अपनी पत्नी से मतलब कि मशवरा कर सकूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, व्हाट आई शुड विश फॉर। ओके, ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है, आप अपना समय लो, एंड कम बैक, और वापस आना, टू टेल मी, मुझे बताने के लिए, योर विश, अपनी इच्छा के बारे में। सेड द फेरी, परी ने कहा। द वीवर रश्ड टूवर्ड्स हिज विलेज। दोस्तों रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं जाना, और टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो क्या अर्थ हुआ, जो वीवर था, जुलाहा था, वो तेज़ी से अपने गांव की तरफ चला गया, और टूवर्ड्स मतलब की ओर, वो गांव की ओर चला गया। ऑन द वे, रास्ते पर, ही मैट हिज फ्रेंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन द वे, रास्ते पर, ही मैट हिज फ्रेंड, वे अपने दोस्त से मिला। वाई आर यू इन सच अ हरी, इज़ एनी घोस्ट फॉलोइंग यू, आस्ट हिज फ्रेंड। आस्ट हिज मतलब उसके दोस्त ने पूछा, और दोस्तों घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो उसने क्या कहा, वाई आर यू इन सच ए हरी, मतलब आप इतनी जल्दी में क्यों हो। इज़ एनी घोस्ट फॉलोइंग यू, क्या कोई भूत आपका पीछा कर रहा है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो जो उसका दोस्त था उसने पूछा कि आप इतना जल्दी में क्यों हो, क्या कोई भूत आपका पीछा कर रहा है। द वीवर टोल्ड हिम अबाउट द ट्री फेरी, जो वीवर था, जुलाहा था, उसने उसे उस वृक्ष परी के बारे में बताया। एंड हर ब्लेसिंग, और जो उसका आशीर्वाद था, टू ग्रांट हिम ए विश, मतलब जो उसका आशीर्वाद था उसको एक इच्छा प्रदान करने के लिए जो था, उसके बारे में उसने उसको बताया। आगे देखिए, द वीवर लेट मी टेल यू वॉट यू शुड आस्क फॉर। तो उसने क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वॉट यू शुड आस्क फॉर, कि आपको क्या मांगना चाहिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और शुड का यूज़ जब किया जाता है जब हम किसी भी तरह की सलाह को दर्शाते हैं। तो उसने क्या कहा, लेट मी टेल यू वॉट यू शुड आस्क फॉर, मतलब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको क्या मांगना चाहिए। मतलब ये बात उसके दोस्त ने कही। यू शुड आस्क हर टू मेक यू द किंग ऑफ अ बिग किंगडम। तो उसने क्या कहा, यू शुड आस्क हर, तुम्हें उसे बोलना चाहिए, टू मेक यू, आपको बनाने के लिए, द किंग ऑफ ए बिग किंगडम, एक बड़े राज्य की का राजा बनाने के लिए आपको बोलना चाहिए। वेयर, जहाँ, यू कैन लिव, जहाँ तुम रह सको, जहाँ तुम रहो, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने बाकी बचे हुए जीवन में, इन लग्जरी, आराम में, अलॉन्ग विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। द फ्रेंड सजेस्टेड, फ्रेंड ने सुझाव दिया। सजेस्ट का मतलब सुझाव करना, सुझाव देना, सेकंड नो सजेस्टेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा कि आपको उससे कहना चाहिए कि वो आपको एक बड़े राज्य का राजा बना दे जहां आप रह सको अपने बाकी जीवन में, मतलब बहुत ही आराम में, लग्जरी में, अपने परिवार के साथ। उसके दोस्त ने सुझाव दिया। आगे देखिए, इट इज़ ए ग्रेट सजेशन। उसने क्या कहा कि ये एक महान सुझाव है, बट आई मस्ट कंसल्ट माई वाइफ। दोस्तों मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई भी आवश्यक सलाह को दर्शाते हैं, वहाँ मस्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसने क्या कहा, इट इज़ ए ग्रेट सजेशन, ये एक महान सुझाव है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है, बट आई मस्ट कंसल्ट माई वाइफ, लेकिन मुझे अवश्य ही अपनी पत्नी से कंसल्ट करना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करना चाहिए। सेड द वीवर, जुलाहे ने कहा, एंड हरीड टूवर्ड्स हिज होम, और वो जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। चलिए दोस्तों, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, तो अगर मैं इसको आज ही कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा था। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा, और आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगले पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका सेकेंड पार्ट है पूरा ही कवर हो जाए, और अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने किस चीज़ की मांग की। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।